टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लर्नर। आज डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर 1 का सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो हम सबको पता है भाषा सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी ही बच्चा सीखता है कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी अवस्था दी हुई है नैतिक विकास की? प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो सेकंड का होगा हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड पे आते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर संबद्धता, जेंडर पहचान या जेंडर समरूपता। तो देखिए, टीचर क्या कर रहा है? टीचर एक तरीके से पक्षपात कर रहा है लड़के और लड़कियों के बीच में। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा, जेंडर बायस। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या करना है, जो जेंडर की भूमिका है उसकी अनुरूपता को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी भूमिका कौन सी होगी? पहला वाला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो देखिए, हम शुरू से ही कहते हैं SCL, जहाँ भी सोशल लर्निंग की बात आएगी वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का नाम आएगा। तो हमारा ऑप्शन, हमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए दोनों ही वर्ड हमें मिल गया। ठीक है, सोशियो कल्चर मिल गया, तो हमारा लेव वाइगोत्स्की हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो वाइगोत्स्की जब इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार ये व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है। ओके, और जीन पियाजे होते तो वो उसको आत्मकेंद्रित वार्ता कहते। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म। बट ये नहीं है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को संकेत दे रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी दे रहे हैं, तो स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है, बाड़ ढांचा, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जब हम एक टेम्पररी एक बच्चे को हेल्प दे रहे हैं, उसके बाद बच्चा वो खुद कर ले रहा है, तो इट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेष करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमयता। ओके, तो हमारा 8th का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ओके, कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन।
9th पर आते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना पूछी जा रही है। ओके, स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या प्रबलम। तो देखिए 9th का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, स्कीमा। स्कीमा किसके द्वारा बोला गया है? स्कीमा पियाजे के द्वारा बोला गया है कि बच्चे का जो है स्कीमा एक बना रहता है और कोई भी जानकारी होती है तो उस स्कीमा में ऐड होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है असेसमेंट का। ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखिए इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10th का हमारा सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन जो है नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है कि देखिए अभी जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है, बच्चों को हम रैंक के अकॉर्डिंग जो है उनको लगाएंगे, गलत। ठीक है, लेबलिंग करेंगे बच्चों की, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है, ये भी गलत। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड की वजह से हम बच्चों को उत्तीर्ण या उत्तीर्ण में उनको कर सकें इसलिए हम आकलन करते हैं, ये भी गलत। ठीक है, तो 10वें का सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। 11वें पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है, बुद्धि के बारे में सही पूछा जा रहा है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो 11वें का ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। बुद्धि जो है बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ओके, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। अगले पे आते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक का, अभिसारिक विचारक का, अनमन्य विचारक का या आत्म केंद्रित विचारक का? तो 12 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी। ठीक है, वो अगर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल आंसर ढूंढ सकती है तो इसका मतलब बच्चा क्या है? क्रिएटिव है। ओके, 13 पर आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसे ही है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो देखिए CDP इज ऑल अबाउट टीचिंग और चाइल्ड, दो ही चीज है इसमें, टीचर का कोई मतलब नहीं है। टीचिंग और बच्चा मतलब कि शिक्षण और शिक्षार्थी, इन दो पे पूरा CDP है हमारा। तो यहाँ पे अब शिक्षण की बात की जा रही है तो इसका मतलब हम शिक्षण पद्धति में ही सुधार करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, या तो बच्चा सही है और अगर बच्चा गलत हो रहा है तो इसका मतलब बच्चा गलत नहीं है बल्कि हमारी टीचिंग मेथोलॉजी गलत है, तो हम अपना टीचिंग का मेथड बदलेंगे ना कि बच्चे को बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा 13 का ऑप्शन क्या होगा? 4th, कि अपनी शिक्षण पद्धति हम बदलेंगे, शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे। ओके, 14 पर आते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, एक इंक्लूसिव स्कूल के लिए हमें योजना बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इंक्लूसिव स्कूल के लिए इंडिविजुअलाइज हमें एक एजुकेशन प्लान बनाना है जो कि इंडिविजुअल को फायदा करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 14 का ऑप्शन 3rd बिल्कुल सही है, सक्रिय रूप से तैयार करेंगे। ठीक है, एक्टिवली हम उसको प्रिपेयर करेंगे। 3rd ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, 15 पर आते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ठीक है, पठन वैफल्य मतलब
कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट में। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है हमसे न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। डिसलेक्सिया क्या है? कहीं ना कहीं पठन विकार है, पठन वैफल्य, बात नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो बच्चे को क्या होगा? बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, फ्लुएंटली वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। 16 में आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, या असशक्त बच्चों की प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति पर, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो 16 का हमारा थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इट मीन्स राइट बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, मानवतावादी अधिकार जो होता है, आधारित अधिकारों पर, ये हमारी जो 2009 में लाई गई थी समावेशी शिक्षा, वो उसकी अवधारणा है। ओके, ये इसी पर आधारित है। किस पर? ह्यूमनिस्टिक पर। 17 पर आते हैं, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, अभी हमें देखना है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है प्राथमिक रूप से किस पर जोर देता है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो 17 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। फोकस ऑन अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल या फिर मीनिंग मेकिंग। ओके, 18 पर आते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए टीचर को? ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए एनसीएफ में भी हम बच्चे को कहीं भी, एनसीएफ में भी बोला गया है बच्चे को दंड किसी भी तरीके से आप नहीं दे सकते हो। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो रोट लर्निंग तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल सही, ये ठीक है। शुड बी चैलेंज्ड बाय अ प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ओके, 19 पर आते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो लेबलिंग द चाइल्ड तो बिल्कुल भी नहीं, गलत। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन भी नहीं हो सकता, 19 भी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देकर और केवल पाठ्य पुस्तकों पर, तो नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक पे भी नहीं रहेंगे, तो बच्चों के अनुभवों को हम प्राइमरी मानेंगे। ओके, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, 20 पर आते हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग अलग है, या स्वतंत्र है, या यहाँ पे सन्निहित है, या संबंधित नहीं है। तो संवेग और संज्ञान मतलब कि इमोशन और कॉग्निशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा 20 का जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इंटरवोवन है, मतलब कि सन्निहित है, एक दूसरे से सन्निहित है ये बिल्कुल। ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो 20 का हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21वें पर आ जाते हैं, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार
अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, अधिगम पुनरुत्पादन एवं सम्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवतीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। फोर्थ, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो 21st का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल हमारा करेक्ट है। 22 में देख लेते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए के क्या परिणाम हैं? क्या कर रहे हैं हम? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण या गैर उदाहरण, ओके, या तो एग्जाम्पल दे रहे हैं या नॉन एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लियर एग्जाम्पल या नॉन एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या रीजन है उसका? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 22 का हमारा बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना का प्रयोग करके क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तीसरा, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या चौथा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो 23 में हमारा फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है कि अगर हम लगातार पुरस्कार या दंड देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा जो है कम हो जाएगी। 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जा रही है। वो कैसे बढ़ेगा? शारीरिक दंड के द्वारा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण के द्वारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। तो 24वें का देखिए, हमें क्या करना है, इसको हमें ये बताना है कि अधिगम को बढ़ावा देना है। ठीक है, गुड लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है। तो शारीरिक दंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एलिमिनेट करना। हम यहाँ से हम देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली हम एलिमिनेशन वाला ही मेथड चूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा उसको कट करते हैं पहले। तो शारीरिक दंड तो कहीं भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सतत और समग्र मूल्यांकन करेंगे, ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना नहीं करनी बच्चे का, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंपेरेटिव एवोल्यूशन तो बिल्कुल ही गलत है। एवोल्यूशन कभी भी हम कंपेयर करके नहीं करेंगे। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन में हमारा सेकंड और थर्ड सेकंड ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 में आते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर के, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो 25वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, बच्चे को बार बार अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कशन। Fourth option is correct here. Okay, 26 पर आते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी? ठीक है, या फिर प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके,
फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे हम। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 27 पे आते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ठीक है, घटित होता है मतलब स्पीड में होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था में, या मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, या किशोर अवस्था से जब वयस्कता की ओर जाता है, अडल्टहुड की तरफ जाता है व्यक्ति, तब। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें शारीरिक वृद्धि बतानी है, शारीरिक वृद्धि और विकास। तो विकास तो हमारी निरंतर चलती है, बॉम्ब टू टॉम जाती है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं पूछा जा रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास पूछा जा रहा है। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि शारीरिक विकास जो है हमें पता है शैशव काल में सबसे स्पीड में होता है, शैशव काल से और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस पे। विकास जीवन प्रयत्न होता है, अभी बताया था, हाँ बिल्कुल होता है भाई। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं विकास परिवर्तीय होता है, विकास परिवर्तीय होता है, मॉडिफिएबल होता है। नहीं, ये बात तो नहीं जम रही। ठीक है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, हाँ बिल्कुल होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो 28 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ही देखिए यहाँ पे गलत आ रहा है कि नहीं करते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, संस्कृति, बच्चा हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है, या क्रिश्चियन है, या पंजाबी है, या बंगाली है, थोड़ा बहुत तो उसका प्रभाव विकास पे पड़ेगा ना, क्योंकि अब देखिए विकास ओवरऑल होता है। अब कोई बच्चा सपोज बंगाली है और कोई बच्चा मद्रासी है, तो भाई विकास जो होगा मद्रासी बच्चे का, कॉग्निशन थोड़ा सा उसको मद्रासी लैंग्वेज भी आएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी नेटिव लैंग्वेज तो मद्रासी हो गई ना भाई। और जो बंगाली है तो उस पर बंगाली का असर होगा। तो संस्कृति का असर तो जरूर होगा। ये कह रहा है प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है, और ये गलत है, इसीलिए हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि इसने गलत ही पूछा हुआ है। 29 पर आते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, इंडिविजुअल जो वेरिएशन होता है वो जो क्यों होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है, ठीक है, तो ऐसा क्यों? सपोज दो लड़के हैं, दोनों ही लड़के एक दूसरे से अलग हैं, या फिर कोई दो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल जुड़वा है, फिर भी किसी ना किसी वजह से अलग होंगे, तो क्या रीज़न होगा इसका? ऑप्शन देख लेते हैं। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषता, पर्यावरण प्रभाव, या अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखिए फोर्थ ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, दो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चा भारत में उसका पालन पोषण हो रहा है, एक बच्चे का पालन पोषण अमेरिका में या फिर किसी भी फॉरेन में हो रहा है। ओके, तो दोनों ही बच्चे देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन पर्यावरण दोनों का अलग अलग है, तो इसलिए उनकी जो है इंडिविजुअल जो वेरिएशन है वो दोनों का अलग अलग होगा। आते हैं अभी 13 पे। 30 क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? प्राथमिक कौन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। द्वितीयक कौन होगा? मीडिया और विद्यालय, या परिवार और मीडिया, या पहला परिवार और पास पड़ोस, या मीडिया और पास पड़ोस? तो देखिए हमें पता है, पहला आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा विद्यालय,
यहाँ पे मीडिया इन्होंने अटैच कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं, नहीं तो विद्यालय जो होता है हमारा दूसरा कारक माना जाता है। तो यहाँ पे हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी क्वायरी हो या फिर कोई भी यहाँ पे आपको लगता है कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ बैड या गुड, प्लस या माइनस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।